एलआईसी की वो पोस्ट जिसका इंतजार सभी करते हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 में, जो कि है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब एलआईसी एएओ। अब इसमें ना जर्नलिस्ट की पोस्ट निकली है, उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट भी निकली हुई हैं। तो हम यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी में फॉल करेंगे। तो टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें इसमें तो 350 हैं, जिसमें करंट ईयर की 341 है और बैकलॉग 9 है, तो टोटल 350 वैकेंसीज इस बार की हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, जो बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, जर्नलिस्ट की पोस्ट है, उसके बाद कुछ स्पेशलिस्ट है और असिस्टेंट इंजीनियर की है। तो इन तीनों कैटेगरीज में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसी एक में करेंगे। एक जो लेटेस्ट होगी वही मानी जाएगी। मान लीजिए आपने सबसे पहले जर्नलिस्ट में किया, उसके बाद आपने असिस्टेंट इंजीनियर में भी कर दिया, तो केवल असिस्टेंट इंजीनियर वाला ही आपका माना जाएगा, जर्नलिस्ट वाला नहीं माना जाएगा। तो एक ही करना है, पहले से ही ध्यान रख करके चलिए। अगर हम शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की बात करें तो जो इसकी स्टार्ट डेट है वो 16/8/2025, मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुका है और ये 8 सितंबर तक चलेगा। यहाँ पर अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो 3/10 को शेड्यूल्ड है और मेन एग्जाम की बात करें तो 8/11 को ये शेड्यूल्ड है। तो आपके पास अक्टूबर और नवंबर में ये 2 एग्जाम्स होने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो एज है वो 1 अगस्त 2025 से काउंट हो रही है, या फिर जो भी एलिजिबिलिटी है, एज और क्वालिफिकेशन दोनों 1 अगस्त 2025 से काउंट है। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए। दोनों ही 1/8/2025 को यहाँ पे काउंट करनी है। तो अगर आप 30 साल से ज़्यादा हो रहे हैं 1 अगस्त तक तो नहीं भर सकते, और 21 साल के अगर नहीं हुए हैं 1 अगस्त तक तो नहीं भर सकते। तो आप ऐसे काउंट कर लीजिएगा। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है वो ऐसे का वैसा ही है, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एओ जर्नलिस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन की हो, जो कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे एक बात खास बताई गई है कि कोई भी पैरेलल या इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ग्रेजुएशन से डायरेक्ट नहीं करते, कुछ ऐसा पैरेलल क्वालिफिकेशन की रहती है, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट है वो 1/8/2025 तक आ जाना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, आप अपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं, तब भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम सैलरीज की। तो जो सैलरी इसमें बताई गई, जो बेसिक पे वो 88,635 की है, मतलब ये बेसिक पे ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मतलब इमोलमेंट्स हैं वो मिनिमम स्केल इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो एक अंदाज़ा, मोटा मोटा अंदाज़ा अगर बताया जा रहा है कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी क्लास ए सिटी में होती है तो आपको महीने के 1,26,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें बढ़ के आती ना, रेंट वगैरह वो सारी चीज़ें। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि 1 लाख के आसपास सैलरी आपको मिलेगी ही, आप कहीं भी पोस्टेड रहें। 88,635 तो है ही। तो अगर आप क्लास ए सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे बड़े शहरों में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी होगी। और इसके अलावा जो अदर बेनिफिट वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल वगैरह, पेंशन वगैरह के वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें उतना मतलब झंझट नहीं, मेन तो सैलरी का यहाँ पे बात है। सर्विस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि एलआईसी की ये जो पोस्ट है ये ऑल इंडिया लेवल पे पोस्ट है, मतलब आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो शुरुआत में आपकी लिखा हुआ है कि इट में बी नोटेड दैट द वैकेंसीज आर इन द मोफसिल्स ब्रांचेज ऑफ एलआईसी, मतलब जो आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी वो ऐसी ब्रांचेज में होंगी। मोफसिल्स ब्रांच का मतलब ये होगा कि जो ऐसी ब्रांचेज जो मतलब मेन सिटी से बाहर की होती हैं ब्रांचेस, वहाँ पर की बात हो रही है। मतलब थोड़ा रूरल एरिया रहे, सेमी अर्बन एरिया रहे, वैसे जो ब्रांचेज होंगे उनकी बात हो रही है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आफ्टर सिलेक्शन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी पोस्टेड फॉर मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स इन दीज ब्रांचेज आउटसाइड देयर होम जोन्स। की जो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 5 साल ऐसी ब्रांचेज में रहना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपकी पोस्टिंग कहीं शहर में नहीं हो रही, मेन सिटी में नहीं होगी। पहले तो आपकी पोस्टिंग ऐसे आउटस्कर्ट्स की जो ब्रांचेज है ना वहाँ पर होंगी और 5 साल आपको रहना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होंगी, उसके बाद फिर आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है कहीं भी। बात करेंगे प्रोबेशन की, तो जैसे पीयू वगैरह में 2 साल का होता है, इसमें जो प्रोबेशन का पीरियड है वो 1 साल का है, जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं। और फिर प्रोबेशन का लिखा है कि दिस पीरियड में भी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स, की 2 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब अगर कुछ ऐसा सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाता है आपसे
तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे 1 साल का यहाँ पे प्रोविजन का पीरियड, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा कि आपको रखना है नहीं, मतलब ऐसा लिखा जाता है। एक बात और ध्यान रखनी कि इसमें गारंटी बॉन्ड भी आपसे ले रहे हैं एलआईसी वाले, मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं एलआईसी तो आप 4 साल तक छोड़ नहीं सकते हैं। 4 इयर्स का यहाँ पे आपको कह सकते हैं इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी पीरियड लेकर के कि 4 साल तक आपका गारंटी बॉन्ड होगा 5 लाख रुपए का, कि अगर आप छोड़ेंगे एलआईसी, मान लीजिए बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है एलआईसी में हो गया और कहीं एसबीआई पीओ में हो गया, तो बच्चे सोचते हैं छोड़ देते हैं एलआईसी, है ना, एसबीआई पीओ ज़्यादा अच्छी जॉब है, तो ऐसे में फिर आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे गारंटी बॉन्ड के तौर पे एलआईसी को, तब आप छोड़ सकते हैं। तो ये 4 साल का पीरियड, 4 साल के बाद आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 85 प्लस जीएसटी है और बाकी बच्चों के लिए 700 प्लस यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज जीएसटी के साथ यहाँ पे पेमेंट होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी होगा और इसके बाद फिर एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कोई मिलिट्री वाला नहीं होगा कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे मांगा जाएगा, मतलब एक रूटीन वाला मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो आपका होगा। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का जो फॉर्मेट है यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता, इसलिए बच्चे बहुत तुक्का भी मार करके आते हैं, ओके। लेकिन उसके साथ कुछ और कंडीशन है, नेगेटिव मार्क तो नहीं है। इसमें जो टेस्ट है वो आपका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़्यादा एम्फेसिस ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन पे होगा। वही है जैसे पीओ में होता है 35-35-30 क्वेश्चन है, 35-35-30 नंबर के होंगे। यहाँ पे 2 स्टार क्यों लिखा हुआ है इंग्लिश के सामने, इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आपके रैंकिंग के लिए, मेंस के लिए कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो मतलब आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट हैं वो रीजनिंग और क्वांट है, इंग्लिश में केवल आपको पास होना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही डिसाइडेड है, मतलब कि अगर आप SC/ST PWBD से हैं तो आपको 16-16 नंबर लाने हैं इन दोनों टेस्ट में और इंग्लिश में लाने हैं 9 नंबर, बाकी सब बच्चों के लिए 18-18 और 10 नंबर लाने हैं। इसके नीचे अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका आ गया नंबर तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग भी है 20-20 मिनट्स की। तो ये आपके कह सकते हैं सेक्शनल एक तरह से कट ऑफ पहले से डिसाइड कर दिया गया है। इसके बाद ओवरऑल कट ऑफ बनेगा वो LIC डिसाइड करेगी, डिपेंड करेगा कितने बच्चों का कैसे एग्जाम हुआ उसके ऊपर। फिर अगर आप प्रीलिम्स को पास करते हैं तो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन 300 नंबर का है और इसमें 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होगा। ये पूरा कंप्यूटर पे ही होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला भी, और वो ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। इसमें भी किसी तरह का नेगेटिव नंबर नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे सेक्शनल टाइमिंग है। तो इसमें जो टेस्ट है वो क्या है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर है, उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल मार्केट का वो अलग से पेपर होगा। तो ये क्वेश्चन, इसके सबके 30-30 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। लेकिन नंबर ना यहाँ पे अलग अलग हैं। नंबर अलग अलग कैसे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे रीजनिंग के 90 नंबर्स हैं, जीए के 60 नंबर, फिर क्वांट के या डेटा एनालिसिस के 90 नंबर और इंश्योरेंस के 60 नंबर। तो टोटल ये 300 नंबर का पेपर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पहले से ही डिसाइडेड है, तो ये आपको लेकर के आना ही आना है। अगर इससे कम है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तो आगे नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग्स भी हैं, सबसे कम टाइम आपको जीए और इंश्योरेंस अवेयरनेस में मिलेगा, बाकी में 40-40 मिनट्स का समय मिलेगा। इसके ठीक बाद इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए ईमेल, रिपोर्ट, प्रेसी राइटिंग, वही सब होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर का, ये 25 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इसमें भी पहले से ही डिसाइडेड है, आपको इतने नंबर तो लेकर के आने, आधे घंटे का ये पेपर होगा। इंग्लिश में फिर से डबल स्टार का मतलब ये है कि आपकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, बस पास कर लेना है आपको, ओके। मेंस एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास होना होगा हर एक सेक्शन में सेपरेटली, जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं, उसके बाद जो एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे प्रीलिम्स और मेंस के, उसके बाद आप पास करेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई। बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं कि अगर आप चीटिंग वगैरह करते पकड़े गए, कुछ ये तरीका अपनाएंगे देखने के लिए कि 2 बच्चों के सिमिलर रिस्पॉन्सेज हैं और किस टाइम में क्या आंसर दिया गया, उसके आधार पर कि अगर ऐसा होता है तो फिर उसका जो कैंडिडेचर है वो डिबार्ड किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं ऑब्टेन होंगे एक सेक्शन में, वो सेपरेटली अबव एंड कट ऑफ मार्क ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट शैल बी डिसाइडेड बाय द LIC एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मार्क्स इन दिस टेस्ट विल नॉट बी काउंटिंग। वही बात है जो मैंने आपको बताया, सेक्शनल आपको पास करना है, जो एग्रीगेट होगा वो बाद में LIC डिसाइड करेगा, ओके। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेंस यहाँ पे जो नंबर होंगे मेंस वगैरह के,
वो आपके 21 परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइज किए जाएंगे और उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 21 परसेंटाइल मेथड पहले भी बता रखा है। अब आते हैं आगे, हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें गाइडलाइंस जो हैं, जैसे फेज़ 3 इंटरव्यू के। तो पहली बात तो इंटरव्यू में ना 3 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे 350 कैटेगरी वाइज 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे। मान लीजिए किसी कैटेगरी में 60 वैकेंसी हैं तो उसमें 180 कैंडिडेट्स उस कैटेगरी के बुलाए जाएंगे। जो मैक्सिमम इंटरव्यू होगा वो 60 मार्क्स का होगा और यहाँ पर भी मिनिमम कट ऑफ है। अगर आप EWS यहाँ पे हैं, अनरिजर्व या OBC हैं, तो आपको 30 नंबर मिनिमम लाने ही लाने हैं। इसके अलावा SC ST PWBD के हैं तो 27 नंबर इंटरव्यू में लाने। इससे कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 टाइम्स, तो मैंने बताया आपको, बुलाए जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है एक बात और कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे होगी, ग्रुप करके। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाए कि 2 बच्चों के नंबर सिमिलर हो गए, है ना, मान लीजिए टोटल कन्वर्ट कर दिया 100 नंबर में और 2 बच्चों के 48 नंबर आ गए, ओके, तो ऐसे में होगा क्या कि यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उन दोनों में से जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी। मान लीजिए एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है, दूसरे ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से में दोनों ने ग्रेजुएशन ही कर रखा है, तब क्या होगा? तब देखेंगे एज के आधार पे कि दोनों में से जो बड़ा होगा, जो सीनियर होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब एज भी सिमिलर हो जाए तो ये मतलब पहली बात तो नंबर ही 2 सिमिलर हो जाए, एक यहाँ पे कंडीशन है, वो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन हो जाता है ऐसा। वो हो जाएगा तो क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज में तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, ऐसा तो नहीं होगा दोनों एक ही दिन, एक ही समय, मतलब एक ही ईयर में पैदा हुए होंगे, तो ये होता है। यहाँ पे ये भी बताया रहे LIC बाउंड नहीं है, सारे कैंडिडेट्स को लेना ही, वो डिपेंड करेगा कि जितनी वैकेंसी केवल उतने ही लेंगे। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि देयर विल बी नो कंटिजेंसी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेंस लिस्ट, कि कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह का चक्कर ये नहीं डाल रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे इंटरव्यू के बुलाए जाएंगे आउट स्टेशन के, तो उनके आने जाने का जो फेयर है 2nd क्लास ऑर्डिनरी का, वो LIC पे करेगा, रिइंबर्समेंट वहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपने मेंस इंटरव्यू पास कर लिया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, तो वो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा। इसको लेकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा मेडिकल दिक्कत होगी तब तो देखा जाएगा, वरना इतना कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई मिलिट्री या पुलिस का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, बस ये देखा जाएगा आप फिट है, बस उतना ही देखा जाता है। फिर यहाँ पे बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके बताए गए हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक वगैरह का, फीस वगैरह की बातें करेंगे। बाकी और तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, सब कुछ यहाँ पे बता ही दिया मैंने, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी सारी आपको बता दी हैं। बाकी कुछ होगा तो आप इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मेन तो आपको ये देखना है कि एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो कैसे होगा, प्रीलिम्स और मेंस कैसे होंगे, क्या क्या नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये मिनिमम कट ऑफ है ना, ये आपके लिए चिंताजनक बात हो सकता है। जो बच्चे कोई भी ऐसा हो कि ना ना मैं तो रीजनिंग नहीं करूँगा और ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, तब भी आपको मिनिमम 45 नंबर लाना है। अगर आप यहाँ पे SC ST PWBD से संबंधित नहीं है, बाकी बच्चों को भी 40 नंबर लाना है। ऐसा भी नहीं कि इनके लिए जो SC ST PWBD हैं उनके लिए ये नंबर बहुत कम है, बस 5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है। तो मेहनत करनी पड़ेगी और ये बच्चे फॉर्म भरेंगे ही सैलरी देख करके। सैलरी आपकी 1.25 लाख रुपये के आसपास है, 1 लाख रुपये के आसपास यहाँ पे सैलरी है, सरकारी जॉब है। तो मेहनत करिए। इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं और जो कोर्सेज मैं आपके लिए स्टडी स्मार्ट पे लेकर के आऊँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। कोई और सवाल है आपका या कुछ रह गया हो मेरे से बताना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।